जय हिंद सभी को। बैठ जाइए सभी लोग, है ना। अभी तो टाइम ही हुआ है, लेट कहाँ हो गए जी। हाँ, 11:30 का टाइम है तो 11:30 में आ चुके हैं हम। बताइए। आज पहले लिख लिया जाएगा जहां तक हमने पढ़ाया है ना, छूटा हुआ रह जाता है और फिर आखिर में फिर से बच जाता है ना। लाइव हो गया क्या? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो आखिर क्लास में हम कहां तक बताए थे? नंद वंश तक। वहां से लिखाना बाकी होगा, है ना, क्योंकि शिशुनाग वंश तक लिखवा दिया था, है ना। ओके, देखिए हमारा फोकस विशेष रूप से यही होगा कि जो बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है आपका, है ना, तो वही हम बताएंगे। और हिस्ट्री थोड़ा एंसेंट और मेडिवल का जो हिस्सा है थोड़ा हम तेजी से ही स्किप करेंगे, क्योंकि मॉडर्न बिहार से ही मेन क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्लास में मान लीजिए कि आपका एंसेंट बिहार और आपका जो है मेडिवल बिहार। मेडिवल बिहार का तो क्लास बस एक दिन चलेगा, उसी में भी आपका जो है सल्तनत टाइम पर भी जो सल्तनत पीरियड में जो बिहार की स्थिति रहा है और साथ साथ में मुगल काल के टाइम पर भी, ठीक है, वो दोनों ही कंप्लीट। क्योंकि सर जो है आपके मंजू सर हिस्ट्री में, है ना, डीप में ही बताए होंगे आपको एंसेंट में, है ना, तो ज्यादा ही कुछ आपको देखने को जो मिल रहा है वो पहले आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम जो है आपका एंसेंट और मेडिवल पर हम नहीं देंगे, है ना। शुरू कीजिए लिखना अब आप लोग, है ना, नंद डायनेस्टी से। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शायद हमने चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य तक पढ़ाया है ना, तो वहां तक एक बार सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। पहले इंग्लिश वाले लिखिएगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। नंद डायनेस्टी, और इसमें लिखिएगा महापद्मानंद बाज। महापद्मानंद बाज, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। हिंदी वाले लिखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिएगा महापद्मानंद established this dynasty around 344 BCE. Mahapadmanand established this dynasty Mahapadmanand established this dynasty around 344 BCE. ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा महापद्मानंद ने लगभग 344 ईस्वी पूर्व, लगभग 344 ईस्वी पूर्व इस वंश की स्थापना की। लगभग 344 ईस्वी पूर्व इस वंश की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा महापद्मानंद बाज नन क्षत्रिय रूलर। महापद्मानंद बाज नन क्षत्रिय रूलर। नन क्षत्रिय रूलर who promised to ending the who promised to ending the who promised to ending the lineage of all Kshatriya.
हिंदी वाले में लिखिएगा, महापद्मानंद एक गैर क्षत्रिय शासक था। महापद्मानंद एक गैर क्षत्रिय शासक था ठीक है, जिसने सभी क्षत्रिय का अंत करने का प्रण लिया। इंग्लिश वाले लिखेंगे, है ना। महापद्मानंद वाज द फर्स्ट रूलर, महापद्मानंद वाज द फर्स्ट रूलर who conquered Kaling and merged into Magad. Who conquered Kaling and merged into Magad. हिंदी वाले लिखिएगा, महापद्मानंद ऐसे पहले शासक है महापद्मानंद ऐसे पहले शासक है जिसने कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया। जिसने कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और जनरली जो है वो आप लोगों का ध्यान अशोक के ऊपर जाता है सबसे पहले, है ना, कि कलिंग को जीत करके मगध में मिलाने वाला शासक, है ना, बस उसमें एक छोटा सा जो है वर्ड जोड़ देगा, सबसे पहले या फिर पहले। ठीक है, ऑप्शन में पहले आपको अशोक दिया जाएगा, बस आपको भावनाओं में बह करके जल्दी जल्दी में जो है ये गलती नहीं करना है। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? महापद्मानंद। क्लियर है सभी को? याद रहे कि नहीं? हिंदी वाले लिख लिए? चलिए आगे लिखिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रूलर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। या लिखिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रूलर्स is also available from the Hathi Gumpha inscription that is obtained from खारवेल। खारवेल एक शासक था, है ना, नाम सुना होगा आपने, बता रहे फिर से। इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रूलर is also available from the Hathi Gumpha inscription Hathi Gumpha inscription that is obtained from Kharvel। ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा, इस वंश के शासकों की जानकारी, इस वंश के शासकों की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होता है तथा यहां के प्रसिद्ध राजा खारवेल, यहां के प्रसिद्ध राजा खारवेल थे। अच्छा, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो इस बात को मेंशन किए थे क्या, कि जब महापद्मानंद जब कलिंग पर जो है युद्ध करने के लिए जाता है, अटैक करता है, तो एक तो कलिंग को मिलाता ही है इस पूरे मगध के प्रदेश में, साथ में यहां से जो है एक जीन की मूर्ति लेकर के आता है। ये बात बताया था हमने, है ना, एक जीन की मूर्ति। देखो, जीन को हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई भगवान, ये वो भूत वाला भी नहीं है,
ऐसा देवदूत जैसा माना जाता था। ठीक है, देवदूत समझते हैं आप लोग क्या होता है? भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से जोड़ने वाले। आपको साउथ की मूवी जब आप देखेंगे तो अक्सर उसमें देखेंगे कि देवदूत को दिखाया जाता है, मतलब किसी के अंदर जो है भगवान की आत्मा जो है प्रवेश करना, इस तरह के दिखाया जाएगा। यहाँ पे भी होता है, देवी माता जो है आती है कई बार महिलाओं के ऊपर, जो है आप देखिएगा दशहरा पूजा के समय में, देखा है? तो वो बड़ा पावरफुल रहते थे उस समय, है ना। मौर्य आर्ट जब हम पढ़ाएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में, तो उस समय हम बताएंगे यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, यक्ष की मूर्ति होती थी, यक्षिणी की मूर्ति होती थी। इम्तियाज अहमद जो बिहार स्पेशल की एक बुक आती है, उसके फ्रंट पेज पर जो है आपको जो दिखेगा एक मूर्ति, वो यक्षिणी की है। तो एकदम से भगवान तो नहीं कहिए, लेकिन भगवान के जैसे जो है ना एक दूत रहते थे, आपकी बातों को भगवान तक पहुंचाने वाले, या भगवान की बातें आप तक पहुंचाने वाले। हाँ, एक बात जरूर है कि आप इस चीज को नोट करिएगा कि अगर ये लोग जो है नाराज हो जाते थे तो समझ लीजिए कि आपका विनाश होना तय हो जाता है। समझिए, एकदम से भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान की तरह। ठीक है, तो एक जीन की मूर्ति जो है इन्होंने वहां से यहां लाया था, और इस कारण से जो वहां के राजा है वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हुए, और ये कोशिश लगातार किए थे। हालांकि दोनों के बीच में आगे युद्ध हुआ, लेकिन कलिंग दोबारा जीत नहीं पाया था। ये आपके इसी में शामिल हो गए। बस इसको एक बार ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो आपको बस। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट। ठीक है, देयर वर 9 रूलर्स इन दिस डायनेस्टी। There were 9 rulers in this dynasty. 9 rulers. हिंदी वाले लिखिएगा, इस वंश में कुल 9 शासक थे। इस वंश में कुल 9 शासक थे। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद, द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर, the Greek king Alexander attacked on India. हिंदी वाले लिखिएगा, धनानंद के शासनकाल के दौरान, धनानंद के शासनकाल के दौरान यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। ब्रैकेट में आप लोग यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा 326 बीसी, जो हमने ये लाइन बताया है उसी के साथ में, है ना। और हिंदी वाले 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, धनानंद was the last ruler of this dynasty. धनानंद was the last ruler of this dynasty. हिंदी वाले लिख लेंगे, धनानंद इस वंश का आखिरी शासक था। धनानंद इस वंश का आखिरी शासक था। देखो, एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है, क्या सही में दुर्गा माता किसी पर आती है सर? अगर नहीं भी आती है और इसका प्रमाण देखना है तो आप विवाह कर लीजिए। समझ में आ गया? मेरा एक मित्र है और इस बात से वो बहुत परेशान रहता है। ठीक है, वो आईटी फील्ड का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और कहता है कि मैं 9 to 5 तो रहता हूं अपना ऑफिस में,
लेकिन जब घर आता हूं तो लड़ाई होता है। और इसके साथ बोलता है ये झगड़ा होते ही रहते हैं। मतलब एक बार हुआ ऐसा नहीं खत्म है, वो झगड़ा करती है फिर बीच में सो जाती है फिर अपने आप को रिकवर करती है और फिर झगड़ा करती है। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, इन्फोसिस का नाम सुना है आप लोगों ने? उसने कहा है कि एम्प्लॉय के एक वीक में कम से कम 70 घंटे काम करने चाहिए। तो वो कह रहा है क्या कि 70 घंटे ही क्यों, 90 कर दीजिए इसको, कम से कम घर से तो हमें मुक्ति मिले। तो अब वो क्या कह रहा है कि हम इस शादी से मुक्ति भी नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले ही फॉर्च्यूनर ले लिया है दहेज में, समझ गए? अब इस कारण से एक तो हमें यहां भी ड्यूटी करना पड़ता है और घर में जाकर के झगड़े भी बहुत होते हैं। अब समझ में आ गया? तो कह रहा है कि ये दुर्गा माता सच में आती है कि नहीं आती है। हम सबको ब्लेम नहीं कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों में सरस्वती का वास भी है, ऐसा थोड़े कह रहे हैं सिर्फ दुर्गा है। चलिए आगे लिखिएगा। देखो नेहा कह रही है सर आप शादी मत कीजिएगा, इसी इसी दहशत में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। मौर्य वंश टाइटल दीजिए आप लोग, मौर्य डायनेस्टी। मतलब ये लाइन जब हमको वो बोला ना, ये पहले झगड़ा करती है फिर सो जाती है, फिर 2-3 घंटे सोती है, फिर उठ करके झगड़ा करती है। मतलब ये ब्रेक चल रहा था क्या क्लास? एक बार में कंप्लीट क्यों नहीं कर लेती है झगड़ा अपना? बताओ। चलिए लिखिएगा इसमें, मौर्य डायनेस्टी। It was established by Chandragupta Maurya. It was established by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya. With the help of Chanakya. हिंदी वाले लिखिएगा, इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य के मदद से की गई। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य के मदद से की गई। चाणक्य की, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के कमेंट्स तो आते ही रहते हैं ना। अब एक पूछ रहा है कि सर आखिर वो झगड़ा करती ही क्यों है? पूछ रहा। अगर उनके झगड़े का भी वजह हो जाए तो ये झगड़ा हो ही नहीं, है ना? वे वजह अब उससे हम पूछने जाए, बिना क्लेश किए ऐसा पता चल रहा है कि बिना क्लेश किए हुए उसकी नींद ही नहीं आती है। बिना झगड़ा के, बताओ यार। आगे लिखिए अगला लाइन, ठीक है? अब इस टॉपिक को बंद किया जाए, इस टॉपिक में ज्यादा घुस रहे हैं ये लोग। और ये सारे कमेंट करने वाली लड़कियां ही हैं, देखिए। झगड़ा करती क्यों है सर? आप समझते नहीं इन झगड़ों में प्यार छुपा हुआ है। बताओ यार। पता है ये कमेंट करने वाले कोई लड़के नहीं है, केवल और केवल लड़कियां ही हैं। अब आप समझ लीजिए खुद के झगड़ा होता क्यों है।
आगे देखिए, अगला लाइन लिखिएगा। चंद्रगुप्त killed the last ruler of Nanda dynasty. Chandragupta killed the last ruler of Nanda dynasty, Dhananand, and established this powerful dynasty in Magad. And established this powerful dynasty in Magad. हिंदी वाले लिखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ही डिफीटेड ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर इन बैटल। He defeated Seleucus Nicator in battle. हिंदी वाले लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को युद्ध में हराया। अब वो पूरा स्टोरी जो है आपके दिमाग में चलना चाहिए, जो हमने कल बताया था आपको, है ना। अब वो सारी बातें हम लिखवाएंगे नहीं कि कार्लिनिया का विवाह हुआ, है ना, एक वैवाहिक गठबंधन जो है हो रहा है दोनों शासकों के बीच में, इसको जरूरत तो है नहीं लिखाने का, है ना। और आपने देखा कि 500 हाथियों का उपहार जो है, कितना एलिफेंट था, 500 हाथियों का उपहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया था, सेलुकस निकेटर को। कंप्लीट है ना यहां तक? हिंदी वाले लिख लिए? चलिए आगे लिखिएगा, सेलुकस निकेटर sent a ambassador Megasthenes. Seleucus Nicator sent a ambassador Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya. In the court of Chandragupta Maurya. हिंदी वाले लिखिएगा, सेलुकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को, सेलुकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यहां इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिएगा, Megasthenes pressed the Patliputra city and military administration in the book Indica. हिंदी वाले लिखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक के माध्यम से
पाटलिपुत्र तथा पाटलिपुत्र की प्रशासन की प्रशंसा की। ठीक है, पाटलिपुत्र तथा पाटलिपुत्र की प्रशासन का प्रशंसा किया। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा आप लोग यहां पर, ठीक है, कि जब ये इंडिया में देखता है, यहां पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखते हैं, तो इसको ये महसूस हो रहा है इनको कि यहां पर है ना यहां पर 5-5 लोगों की 6 समितियां बनी हुई थी, है ना, 6 कमेटी था यहां पे, जिसमें 5-5 लोग शामिल है, और सब लोगों को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि कौन से हिस्से को कौन जो है मैनेज करेगा। जैसे ये कोचिंग संस्थान में सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि नहीं है, हमारा काम पढ़ाने का है, इधर किसी को क्लास लगाने का है, किसी का आईडी कार्ड चेक करने का भी होगा कि नहीं होगा? आईडी कार्ड नहीं चेक होता लेकिन ये तो समझ पा रहे ना, हर एक का अलग अलग जिम्मेदारी है। तो जब मेगास्थनीज इस बात को देखते हैं, तो यहां देखते हैं कि 6 समितियां बनी हुई है, और ये सब जो है आपके इस सब में 5-5 लोग शामिल है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 5 2 जा कितने हुए? अरे 5 6 जा 30 हुआ कि नहीं हुआ? 6 समिति 5-5 लोगों का। बात समझ में आई? 6 समितियां बनी हुई कितने लोगों का? और ये सब बात का जिक्र इन्होंने जो है इस इंडिका पुस्तक में भी किया है। जो हमने ये बात कहा ना कि पाटलिपुत्र के पूरे प्रशासन का चर्चा किया है, तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि 5-5 लोगों की कुल 6 समितियां बनी हुई है, और सभी लोग अपने अपने कार्यों का संचालन कर रहा है। जैसे कुछ लोग सेना को देख रहा है ना, कुछ लोग प्रदेश में शांति बनाने का कार्य कर रहा है तो उसको देख रहा है, और इस तरीके से ये सभी संचालित है। चलिए आगे लिखिएगा सभी लोग, ठीक है। We also get complete information regarding the administration. We also get complete information regarding the administration administration of the empire and city of Patliputra from Arthashastra, which is written by Kautilya, ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन की संपूर्ण जानकारी पाटलिपुत्र के प्रशासन की संपूर्ण जानकारी हमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। हमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश वाला लिखिएगा, अर्थशास्त्र इज बुक विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र इज बुक विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। हिंदी वाले लिखिएगा, अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। ठीक है,
ठीक है, लिखिएगा ग्रैंड प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंड प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राजप्रसाद, राजप्रसाद, इन्वर्टेड कॉमा में इसको डाल लीजिएगा, राजप्रसाद, विच इज डिस्कवर्ड बाई, विच इज डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट स्पूनर, हिंदी वाले लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल ये जिसको पीपीटी बनाने के लिए दिया गया होगा वो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया होगा, समझ गए? तो जो ट्रांसलेटर होता है, जो गूगल ट्रांसलेट इधर से उठा के उधर पटक देता है, कभी उधर से उधर लेके चला जाता है, समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल जिसे पुरातत्ववेत्ता स्पूनर के द्वारा खोजा गया, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। अच्छा, राजप्रसाद नहीं बोले क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल राजप्रसाद जिसे स्पूनर के द्वारा खोजा गया। देखिए स्पूनर जो था एक अमेरिकन जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है? कहां का है ये? अमेरिका का है, अमेरिकन स्पूनर। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है अमेरिकन है। 1912 के टाइम पर इसने जो है ना, ये राजप्रसाद को, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब जितने भी कहें कि यूरोपियन कहिए या फिर जो भी अमेरिकन लोग भी है, ये लोग ना हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं और तभी समझिए कि विदेशी होकर के भी भारत में भी उत्खनन कर रहे हैं और इसका इनका इंटरेस्ट है, रुचि है कि इन चीजों को वो जाने। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, राजप्रसाद इज लोकेटेड इन कुमरार पटना, कुमरार और ब्रैकेट में पटना कर लीजिएगा, ठीक है? राजप्रसाद इज लोकेटेड इन कुमरार पटना। हिंदी वाले, राजप्रसाद वर्तमान बिहार के कुमरार पटना में स्थित है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अच्छा, इसके फीचर्स आप लोगों को याद है कि नहीं? जो इसका फ्लोर था और साथ साथ में जो रूफ था, है ना, ये किसका था? फ्लोर और रूफ की बात करिए, दोनों जो है लकड़ी का यानी वुड का बना हुआ है ना, जबकि कितने स्तंभ कितने पिलर पर टिके हुए थे? 80 पिलर थे ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग इसको लिखिएगा, देयर वाज 80 पिलर्स, देयर वाज 80 पिलर्स है ना। नीचे में फिर एक नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिख लीजिए इसमें शॉर्ट में ही कि फ्लोर एंड रूफ वाज मेड बाय वुड, वुड्स। ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा इसको, इस राजप्रसाद में, ये राजप्रसाद कुल 80 स्तंभों पे खड़ा था। यह राजप्रसाद कुल 80 स्तंभों पे खड़ा था। नशा उसा करके आया का जी? सो के जगह है क्या वो? क्या गलत? जी सर, क्या कौन बोला? फिर से रिपीट सर।
तो इतना जोर से बोलो कि लग रहा है कि दूसरा कोचिंग वाला सुन लेगा, बगल में दूसरा कोचिंग। आराम से बोलिए, लिखिएगा क्या बोला था हमने। 80 स्तंभों पे खड़ा था, है ना। इसे में लिखिएगा, इसके फर्श तथा छत लकड़ी के बने हुए थे। इसके फर्श तथा छत, ठीक है, लकड़ी के बने हुए। अच्छा, आप लोग इंग्लिश वाले इसी के साथ में मेंशन भी कर लीजिएगा कि इसका लेंथ टोटल जो है कितना है, बताइए, कल बताया था ना 140 फुट, जबकि इसका अगर विड्थ की बात करें तो 120 फुट, है ना। और हिंदी वाले भी यहीं पर शॉर्ट में नोट कर लीजिए इसको, इसकी लंबाई 140 फुट तथा चौड़ाई 100। और एक छोटा सा डायग्राम भी आप चाहें तो यहां पे बना सकते हैं, जिसमें यह पता चले कि यह महल जो है वो दिख किस प्रकार से रहा था। कल बताया होगा हमने आपको, है ना। आगे बढ़े, यहां तक शायद यहीं तक पाए थे नहीं, बिंदुसार बताए कि नहीं बताए, नहीं ना। तो बिंदुसार से एक बार सभी लोग तेजी से देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए, पहला बात तो ये कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, और उनके मरने के बाद जो है ये बिंदुसार जो है मगध का शासक बनता है ना। तो पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद कौन है। अच्छा, कुछ बातें और जरा ध्यान में रखिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भद्रबाहु, नाम सुना है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की शिक्षा दी। कौन से धर्म का। तो भद्रबाहु खूब अच्छे से समझा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि देखिए, थोड़ा शांत रहो भाई, आपसी बातचीत काहे करने लगे। इसीलिए अब हम पूरा रोज दिन भर लिखवाएंगे, जब आएंगे तो खाली लिखवाएंगे। लिखवाते हैं तो तुम लोग शांत रहते हो, और जैसे ही लिखवाना बंद होता है आपसे बातचीत करना शुरू, खास करके हिंदी वाले। कौन बोले हिंदी वाला व्यक्ति ही बोल रहा है, खास करके हिंदी वाले लोग ज्यादा बातचीत करते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको जैन धर्म की शिक्षा कौन दे रहा है। तो भद्रबाहु जो है खूब अच्छे से समझा रहा है इस बात को कि देखिए, ये जो आप मानव जीवन में जो पैदा हुए हैं, समझिए किसी न किसी पाप के वजह से हुए हैं। समझ में आया। भद्रबाहु का क्या कहना है। भद्रबाहु का कहना है कि ये मानव जीवन में जन्म लेना ही ये पाप का कारण है, ठीक है। और इस पृथ्वी पे जीवन मरण से हमेशा से, अगर हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप जैन धर्म अपनाइए। और एक विधि है हमारे यहां जिसको बोलते हैं संलेखना विधि, इस विधि से प्राण त्याग कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो भद्रबाहु ने एक तो जैन धर्म की शिक्षा दी है, किसको दी है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात को कहा है कि इस जीवन मरण से हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और इससे मुक्ति, जैसे कहने का तात्पर्य उसका यह है कि यहां पर जो भूख प्यास आपको लग रहा है, ये जो धन दौलत पुत्र, ये तमाम चीजों का जो मोह माया है, इससे हमेशा मुक्त हो जाइए, मोक्ष की प्राप्ति करिए। बात समझ में आ रहा है। और इसीलिए उसने इसको एक विधि बताया है कि संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दीजिए आप। अब इस बात को समझिए कि सब जितना भी तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं भद्रबाहु, सब बात मानने के लिए तैयार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ रहा है आपको। अब इस बात को आप समझिए कि इतने बड़े एम्पायर का मालिक, भारत पाकिस्तान तो शामिल रहेगा ही रहेगा, पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र,
बांग्लादेश और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र, है ना। इतने बड़ा साम्राज्य का मालिक इस बात पर तैयार हो गया है कि अब हम जैन धर्म को अपना करके और इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागेंगे। और ये विधि कोई आसान विधि नहीं है, समझिए। ये मरने का जो तरीका है कोई आसान तरीका नहीं है। इसमें कहा यह गया है कि अपने आप को भूख प्यास में रख करके और एकदम से कठिन तपस्या करते हुए जो है प्राण को त्यागना है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर के, जो हिल्स है ना चंद्रगिरी का, आपके कर्नाटक में जो है आपका पड़ता है, और उसका नाम है श्रवणबेलागोला। क्या नाम है? अभी अगर आप देखोगे तो ये कर्नाटक के हिस्से में पड़ेगा, ठीक है, श्रवणबेलागोला। और इसी के जो है आपके कौन सी पहाड़ियों में? चंद्रगिरी हिल्स में जाकर के, और इसी संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। मतलब उसमें होता यह है कि पहले खाना धीरे धीरे छोड़ देना है, थोड़ा खाना है फिर और कम, और एकदम से भूखे प्यासे रह करके अपना जो है प्राण त्याग। मतलब इस बात का कल्पना करिए थोड़ा, इतना बड़ा साम्राज्य के मालिक जो है भूख प्यास से अपना जान दे दिया। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आता आपको कि भाई जब कुछ नहीं है, खाने पीने को भूख से मर गया तब, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का मालिक जो है, और ये नहीं कि इसको जबरदस्ती कोई कर रहा है, इसकी खुद की मर्जी है कि हम जो है ऐसे ही मरना चाहते हैं। तो कई बार धर्म के जो प्रचारक होते हैं वो आपको इस कदर से बदल देते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि जो है हमको इसके सिवाय कुछ और चाहिए, है कि नहीं है। और कई बार तो गलत तरीके से भी परोसा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए अजमल कसाब जो है अटैक किया होगा, है ना, कहा आपके मुंबई में, और उसको कहा गया होगा कि आप लोग जो है एकदम से अल्लाह से सीधा मुलाकात होगा यहाँ के बाद आपको, है ना। क्या ये कहीं भी किसी दृष्टिकोण से सही रहा होगा? लेकिन उनको वर्गलाया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, इन कदमों को उठाइए तो आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि ये सही है गलत है, लेकिन ऐसे कई बार देखने को मिलता है। अब इसका जो बेटा है बिंदुसार, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो ऐसे मिलता जुलता नाम आपको हर एक डायनेस्टी में मिला होगा जो बिंबिसार था, और यहां क्या है आपका बिंदु। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी, ठीक है। ये नाम बड़ा टेक्निकली पढ़ा है, जरा ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको जो है 20 पुरुष बना रहे थे जो है आपके चाणक्य, क्योंकि हमने इस बात को आपको बताया होगा कि चाणक्य जो है लगातार इस बात को देख रहा है कि पूरे देश में कई महाजनपद में ऐसा है कि राजा को जो है वो जहर दे करके, है ना, पॉइजन यानी विष दे करके मारने का प्रचलन था। और इस कारण से चाणक्य भी काफी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी दिन चंद्रगुप्त मौर्य को ही कोई जहर पिला दे कि वो मर जाए। और इसीलिए लगातार क्या था कि उसको जो है 20 पुरुष बनाया जा रहा था। और 20 पुरुष का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसके खाने में धीरे धीरे जो है जहर के डोज को जो है दिया जाता है और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। इस बात का पता केवल और केवल चाणक्य को था। किसको था? क्योंकि अगर सबको बता करके बनाएगा कि ये 20 पुरुष बन रहे हैं तो फिर तो भाई कोई वो तकनीक अपनाएगा ही नहीं। ये बताने वाली बात नहीं ना है कि 20 पुरुष बनाए जा रहे हैं, तो केवल चाणक्य को पता था। एक बार एक बहुत बड़ा दुर्घटना क्या होता है कि इनके शयन कक्ष में जो इनके लिए खाना रखा हुआ होता है और इनकी पत्नी खाना को खा लेती है। तो वो तो भाई समझ सकते हैं, वो तो 20 कन्या बन नहीं रही है, बन तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे ना। और होता ऐसा है कि उस खाना को खा करके उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ रही है? वही समय चल रहा है कि एक तो जहर का जो आपका असर जो है उनकी पत्नी के ऊपर है और उनकी पत्नी गर्भवती रहती है। तो उस समय एक पुत्र जो है वो प्राप्त होता है और किसी प्रकार से पुत्र को बचा लिया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो नहीं बच पाती है। तो चाणक्य जो है इसके नामांकन में जो है इस बात को कहते हैं कि इसके ऊपर भी जहर का अंश है। बात समझ में आ रहा है? इसके ऊपर भी जहर का अंश है। इसीलिए समझिएगा सार का मतलब ही होता है जहर, ठीक है, इसका मतलब ही होता है विष, पॉइजन। और कह रहा है कि बिंदु के समान, मतलब थोड़ा सा इस पर भी जहर का अंश है और इसीलिए इसका नामांकन ही कर दिया है बिंदुसार। क्या कर दिया है? क्या किया है? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात, है ना, एवं शत्रुनाशक कहा गया है। मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया और बिंदुसार का शासनकाल शुरू हुआ तो कई जगह पर जो है पूरे प्रदेश में कई जगह पे दंगा हुए, अलग अलग जगह पे, और सबको दबाने में काफी सफल रहा था ये जो है आपके
बिंदुसार, इसीलिए इसको एक नाम से जाना जाता है अमित्रघात। क्या कहते हैं इसको? अमित्रघात या शत्रुनाशक भी इसे कहा जाता है। किसको? बिंदुसार भी जो है धर्म को लेकर के इसके मन में भी काफी बदलाव आया। पिताजी तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म अपना लिए थे, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को अपनाते हैं। आजीवक सेक्ट एक नया संप्रदाय था, ठीक है, और इसमें कुछ बदलाव है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बिंदुसार जैन धर्म को नहीं अपनाया, ऐसा नहीं कि पिताजी ने जैन धर्म अपनाया तो हम भी अपना ले। आजीवक सेक्ट एक आजीवक संप्रदाय जो है उस समय चर्चित हुआ, और इस संप्रदाय की कुछ खासियत समझिएगा। इसमें कहना यह चाहता है संप्रदाय कि इस धरती पर सब कुछ पहले से तय है, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कहता ना कि अगर पत्ता भी हिल रहा है तो आपके कहने से नहीं, ये सब कुछ पहले से तय किया गया है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं, इस सब जो है भगवान पहले से ही तय कर दिए हैं। एक कहावत सुना है आपने, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम? ऐसा सुना है? मतलब ऐसी बातें ही करता है जो है आजीविक संप्रदाय की। आपके लाख चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भगवान पहले ही सबको बना करके भेज दिए, और वो जो चाहेंगे वही आपका होगा। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था, कई बार मेरे लिए जलेबी आता था, मेरे भैया खा जाते थे तो मम्मी आगे कहती थी दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम मतलब जिसके नसीब में जलेबी पहले से लिखा हुआ था, है ना, जिसके किस्मत में, उसी को ये जलेबी मिलेगा। तो ऐसी बातें ही करता है आजीवक संप्रदाय, और ये बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। किसके थे? ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, और इस संप्रदाय में ऐसी तुलना की गई है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ जो है ईश्वर के द्वारा तय कर दिया गया है। बिंदुसार के शासन काल में कई ऐसे जो है वो बाहरी आक्रमण भी हुए, ठीक है, कुछ ऐसे दंगे जो कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र जो कश्मीर का हिस्सा, तक्षशिला का हिस्सा है, वहां भी हुआ। हम उसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं। इसके टाइम पे ही एक सीरिया के शासक है, और जिसका नाम क्या है? एंटियोकस, जिसने एक दूत भेजा है और उसका नाम है डाइमेकस। क्या नाम है? और जब ये भारत भेजा है डाइमेकस को मगध में, तो बिंदुसार जो है उससे 3 डिमांड करता है। पढ़ा है आपने? 3 डिमांड करता है। एक तो अंजीर, है ना, फिग्स जिसको बोलते हैं, सूखा अंजीर। उसके बाद क्या बोला हमने? हाँ, शराब, क्या बोलते हैं? मदिरा, मदिरा, वाइन्स, है ना। और इसके अलावे जो है फिलोसफर यानी कि दार्शनिक। दार्शनिक समझते हैं? दार्शनिक यानी कि फिलोसफर। ये 3 डिमांड किया था बिंदुसार ने। तो जब ये डाइमेकस से 3 डिमांड किया गया तो इसमें 2 डिमांड को इसका पूरा कर दिया गया था। एक तो जो सूखा अंजीर यानी फिक्स जो है इसको भेजा गया, मदिरा को भी यानी कि शराब को भी, है ना, ऐसा कहा जाता है स्वीट वाइन्स, है ना, कुछ ऐसा जो मीठा जो है मदिरा होता है, उसको भी भेजा गया। और एक जो दार्शनिक यानी फिलोसफर है जो इसको नहीं भेजा गया, है ना। ऐसा मतलब है कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि हम लोग जो है सरस्वती का व्यापार नहीं करते हैं। सरस्वती कहने का मतलब विद्वानों का जो है वो कहीं और नहीं भेज सकते, क्योंकि ये विद्वान जो है वो हमारे साम्राज्य के बारे में इसको सारा जानकारी है, और अगर हम आपके पास में भेज देंगे तो पता चला हमारी सारी जानकारी जो है आपके पास पहुंचा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इसने जो है एक तो अंजीर को भेजा और दूसरा की शराब को यानी कि मदिरा को भेजा गया, लेकिन फिलोसफर यानी कि दार्शनिक को नहीं भेजा गया। समझ में आया आपको? बिंदुसार से और कोई विशेष चीज आपको नहीं पूछा जाएगा। और अभी भी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी और आपके बिंदुसार। इसके बाद जो शासक बने हैं और यहां से प्रमुख रूप से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अशोक है। कौन है? अब यहां से ध्यान से समझिएगा सभी लोग। 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 269 बीसी में ये जो है शासक बनते हैं।
और आपने पढ़ा भी होगा कहानियों में कि 99 भाइयों को मार करके, है ना, 99 भाइयों का हत्या करके जो है ये शासक बनता है अशोक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में ऐसी जानकारी है। 269 बीसी में इसका जो है कोरोनेशन यानी कि आपका राज्याभिषेक होता है। और इसके ठीक 8वें वर्ष, कौन से साल बोल रहे हैं हम, इसके ठीक 8वें वर्ष में आपको याद रखना है ना, आफ्टर 8 ईयर्स 261 ईस्वी पूर्व 261 बीसी में जो है ये एक जो है कलिंग युद्ध करते हैं। कब किया, 261 ईस्वी पूर्व, है ना। कलिंग जो है अगर देखा जाए तो वर्तमान कहां से, कौन सा हिस्सा है, ओडिशा का। अब देखिएगा महापद्मनंद तो कलिंग को मिलाया था, लेकिन आगे चल करके फिर से ये जो कलिंग है मगध से अलग हो गया। बात समझ में आई। तो अब इस बात को जो है अशोक बड़ा ध्यान से देख रहा है कि कलिंग तो भाई मगध का हिस्सा होना ही चाहिए। और 261 ईस्वी पूर्व इस समय जो है आपके इनका जो राज्याभिषेक है उसका 8वां वर्ष है। एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ है, 269 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इसके 8वें वर्ष की अगर बात किया जाए तो इसने जो है कलिंग युद्ध किया है 261 ईस्वी पूर्व में, और एकदम भारी भरकम सेना को लेकर के गया है आपका जो है कलिंग में, और एकदम कत्लेआम मचाते हुए लगभग 1 लाख कत्ल किया गया है। और इस पूरे कलिंग को जो है मगध का हिस्सा बना लिया गया। कितना कत्ल है, 1 लाख आदमी को मारा जाना, मतलब समझ रहे हो कितना अधिक। हाँ, 1 लाख कत्लेआम, इसमें जो है एकदम से निर्दोष महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, सभी लोग शामिल हैं। और जब ये कलिंग युद्ध के बाद जो है पूरे कलिंग को मिला दिया जाता है मगध में, तो अशोक जो है बड़ा ज्यादा चिंतित रहने लगा। इस जैसे ही ये युद्ध हुआ है इसके बाद तुरंत जो है अशोक चिंतित रहने लगा। उसको ये बात बार बार सता रहा था कि उन निर्दोषों की क्या गलती थी। बात समझ में आ रही है, जो कि इस युद्ध में मारा गया। और बड़ा परेशान थे। तभी इनका एक भतीजा है जिसका नाम है निग्रोध। ठीक है, और भतीजा जो है इनको एक राय मशवरा देता है कि आप ऐसे चिंता में कब तक रहिएगा, इन सबसे बाहर निकलिए। तो बाहर निकलने का जो है इनको इलाज भी यही बता रहा है इनका भतीजा। समझ में आ रहा है, इसका भतीजा का नाम है निग्रोध। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, निग्रोध जो है ये उपगुप्त के पास में लेकर के गया। किसके पास, उपगुप्त के पास में ले गया, और इसने जो है इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। एक एक नाम पूछा गया है इसमें, समझिएगा आपको। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है, ठीक है, निर्ग्रोध के कहने पर जो है आपके उपगुप्त के द्वारा दिया गया। किसको, अशोक को। किसको दिया गया, अशोक को दिया गया। और अब जो है अशोक को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो है किसी भूमि को, किसी जमीन को जीतने पर हमें जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें धर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और इसने जो है धम्म की नीति अपनाई थी। बात समझ में आई। अब जो है ये किसी जगह पर युद्ध करके उस क्षेत्र को जीतने के प्रति जो है उतना संवेदन नहीं रहेगा जितना कि यहां पर यह सोचेगा कि हम धर्म की बातें करें, सबसे धम्म के ऊपर विजय प्राप्त करना। समझ में आ रहा है आपको। तो अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति, धम्म की नीति अपनाई थी। बोला कि हम अलग अलग क्षेत्रों पर तो खूब विजय हासिल कर लिए, अब धर्म के ऊपर हमें विजय हासिल करना है। और इतना अधिक प्रिय लगा इनको बौद्ध धर्म कि इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत तो छोड़िए, भारत से भी दूर श्रीलंका, है ना, और जाकर के वियतनाम, अलग अलग देश में जो है लोगों को जो है दूत बना करके भेजे ताकि वहां पर बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हो सके। तो धम्म की नीति भी अशोक ने अपनाई है। और साथ साथ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनका एक बेटा है जिसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है, और बेटी जिसका नाम है संघमित्रा। इन दोनों को जो है श्रीलंका भेजा है। कहां भेजा है, कहां भेजा है, किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब देखिए ना, इनके जो दादाजी हुए, इनके जो पिताजी हुए, और ये खुद तीनों ही अलग अलग धर्म को मानने वाले रहा कि नहीं। तीनों के बारे में अगर देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानने वाला था, हाँ, जैन धर्म को मान रहा था वो, है ना।
और अगर जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म के संलेखना से ही अपने प्राण को त्यागा। उसके बाद इसका जो बेटा है जिसका नाम क्या है, बिंदुसार, और इसने किसको, आजीवक संप्रदाय यानी कि आपका जो है आजीवक सेक्ट को माना। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाला। तीनों ही मतलब दादा पिता और पुत्र, तीनों अगर देखा जाए तो तीनों जो है आपके अलग अलग धर्म को मानने वाले रहे, है ना। तो अपना बेटा जिसका नाम क्या है, महेंद्र, और बेटी, हाँ, तो ये बेटा और ये बेटी दोनों को कहां भेजा, ठीक है, दोनों को कहां भेजा, कौन से धर्म के प्रचार के लिए। और एक सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान रहा है अगर, तो किसका है, अशोक का योगदान है बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए हमारे देश में ही कम लोग हैं बुद्धिस्ट जितना कि विदेश में हो गए, है ना। जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, तिब्बत हो गया, आपके जो है चाइना हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब, हाँ भूटान भी, ये सब देश में जो है भर भर के बुद्धिस्ट लोग हैं। और जब दिसंबर जनवरी का वक्त रहता है तो देखिए बोध गया में जाकर के आप कितने विदेशी लोग आते हैं, क्योंकि बोध गया आपको पता है ना कि ये जो है आपका धर्म स्थल है उन लोगों के लिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी। बिहार गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर था कि इस बोध गया को वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना सकता है कि नहीं, बड़े स्तर का। अरे अभी है तो उतना बड़ा थोड़े है, मतलब बहुत बड़े स्तर। बोध गया में इंटरनेशनल समझ लीजिए कि एयरपोर्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है। इसके कारण से जो इस समय नवंबर दिसंबर और जनवरी का समय रहता है, डायरेक्ट थाईलैंड से फ्लाइट आता है बोध गया। तो वो जो विदेशी लोग हैं अगर उनको सुविधाएं अच्छी मिलेगी तब तो लंबे अरसे तक यहीं रुकेगा। और पता चला यहां आया तो जितने भी गया के लोग हैं और आसपास के लोग हैं वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि कैसे विदेशियों को ज्यादा से ज्यादा ठगा जा सके, है कि नहीं है। ठगने के प्रति इतना ज्यादा वो मतलब सजग हो जाते हैं कि लग रहा है कि उसका अगर आईफोन रखा हुआ है तो आईफोन रख लो, है नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि इस बार बजट में है ना बिहार टूरिज्म पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, देखिए कितना बनता है अगर कुछ डेवलपमेंट हो जाए। गया में एक तो विष्णुपद मंदिर और दूसरा बोध गया जो टेम्पल है, उन दोनों को जो है आपका फिर से जो है दोबारा उसको बनाया जाएगा, मतलब उसका जो है थोड़ा सुसज्जित किया जाए आसपास में। देखिए पर्यटन स्थल कई है बिहार में। एक तो जो रोहतास का हिस्सा जो पूरा दिखता है आपको, एक से एक वहां पर झील झरना है आपके, है कि नहीं, जलप्रपात है ना वहां पे, लेकिन खाली बिहारी लोग जाकर के घूम रहा है वहां पे। अरे कम से कम देश के और अलग अलग जगह से लोग आते तो वो तभी आएंगे जब उसको सुविधा मिलेगा, है ना। पता चल रहा है कि यहाँ आ रहा है सब पॉकेट मार ले रहा है उसका तो वो कहां से संभव है, नहीं है ना। चलिए, राजस्थान में एक इंस्क्रिप्शन है अशोक का और उसका नाम है भाबरू। नाम सुना है आपने, भाबरू अभिलेख का नाम सुना है। और यहां पर भाबरू अभिलेख में इन्होंने जो है मगध का सम्राट या मगध का राजा बताया है, ठीक है। किसने, अशोक ने, ठीक है। अब देखिए अशोक से संबंधित आपने जो है अभिलेख पढ़े होंगे तो उसमें यह देखा होगा कि 14 शिलालेख मिले हैं और 7 स्तंभ लेख पढ़ा है आपने। कितने शिलालेख और स्तंभ लेख कितने। तो इसमें यह मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के क्षेत्र से कितने मिले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह कि जो 14 शिलालेख है, 14 शिलालेख, इसमें बिहार से कितने मिले हैं, कितने। अच्छा ऑप्शन दे आपको हम, चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। मतलब बिहार से कौन कौन से मिले हैं ये आपसे आप जो है पूछा जाए, अगर जैसे पूछा जाए आपको कि गिरनार का है, ठीक है, जैसे पूछा जाएगा आपका जो है रामपुरवा है, हा? या फिर आपके लौरिया अरेराज है, हा? या लौरिया नंदनगढ़ है, यही है। अच्छा इसमें केवल 1-2 वाला ऑप्शन लगेगा क्या,
इसमें से कौन से जो है शिलालेख मिले हैं बिहार से? ये तीनों? कितने लोगों को लग रहा है कि ये तीनों मिला है बिहार से? हाँ, कितने लोगों को लग रहा है चारों? कितने लोगों को लग रहा है कोई नहीं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिसने हाथ ही नहीं उठाया। हाँ, बी सी डी कितने लोगों को लग रहा है बताइए एक बार फिर से। अच्छा है इसमें से एक को छोड़, इतने लोगों को? सभी का गलत उत्तर है। ठीक है, एक भी शिलालेख बिहार के क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, 14 में से एक भी शिलालेख नहीं। बिहार से जो मिला है वो स्तंभ लेख है, जो पिलर पर बना हुआ है। समझ में आ गया आपको? हाँ, तो क्वेश्चन में आएगा तो एक में आएगा ना, इनमें से कोई नहीं। हमने आपसे बोला था ना कि कितने लोगों को लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो हाथ खड़ा करने वाले कोई नहीं थे। अरे हमने पूछा था ना भाई, ऐसे कितने लोग कह रहे हैं कि इनमें से कोई था ही नहीं। तो ये स्तंभ लेख की बात किया जाएगा तब आपका उत्तर होगा बिहार से। और अगर बात किया जाए तो जो इसमें जो आपके एक तो जो आपके रामपुरवा अभिलेख है, रामपुरवा में जो आपका है, और दूसरा जो आपके लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों पश्चिम चंपारण में रहा है। कहां से मिला है? कहां से? तो स्तंभ लेख की अगर बात करा जाएगा, है ना, अगर ये कहा जाएगा कि जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, तब जाकर के आपका जो है बिहार उत्तर होगा। तो एक तो याद रखना है आपको, जो है पहला जो हमने रामपुरवा बोला, ठीक है, और एक जो आपका लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों को कहां याद रखना है आपको? पश्चिमी चंपारण। और एक जो आपका तीसरा जो हमने बताया, जो लौरिया अरेराज है, ठीक है, ये आपका जो है पूर्वी चंपारण में है ना, पूर्वी चंपारण में है। तो ये याद रखना है आपको, ये मिस्टेक्स नहीं करना है आपको एग्जाम में। ऐसे ही तो क्वेश्चन वो पूछता है और फिर आप जो है उत्तर देकर के आकर कहते एकदम सही सही आंसर लगा करके आए हैं, है कि नहीं? अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती में भी बिहार स्पेशल पूछा गया है, उसमें कई जगह पर ऐसे जो है वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि लग रहा है कि उत्तर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, किसान नेता के बारे में हमेशा पूछा जाता है बिहार का, ठीक है, और अभी इस बार जो पूछा गया उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार के एक उग्र किसान नेता थे। समझ में आया? उग्र मतलब समझते हैं? जो थोड़ा सा एकदम गरम दल वाला है एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जहां ये चीज नहीं मिलेगा तो भाई दंगा फसाद तो होगा, अगर सरकार से किसी बात का डिमांड रखा गया तो ऐसे कई बार प्रश्नों के जो नेचर है ना उसको चेंज कर दिया जाता है। चलिए, हाँ पढ़ाएंगे तो मिलेगा ही आपको अभी क्या बताएं आपको। चलिए आगे देखा जाए। अरे जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो डिस्कस करेंगे आपसे हम, ठीक है। अशोक ने बराबर में 4 गुफाएं बनाई थी, ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो बराबर केव के नाम से ये बड़ा चर्चित है, ठीक है, बराबर केव, बराबर की गुफाएं टोटल कितने हैं? 4 गुफाएं बनाया इन्होंने बिहार के जो है आपके गया जिला में। कहां बताया हमने? हालांकि अभी वाला जो किताब है उसमें आपको जहानाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, जो बराबर का जो हिल्स है, ये एक तो जहानाबाद में भी इसका विस्तार है और दूसरा गया में भी है। अरे आपने देखा होगा ना, जहानाबाद के नीचे में आपका गया है। बिहार के मैप में तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गया होगा। पटना के नीचे हमने बताया था जहानाबाद और उसके नीचे में गया। तो ये जो बराबर हिल्स है इसका विस्तार अगर कहा जाए तो एक तो यहां जहानाबाद में भी है और साथ साथ गया में भी है। तो इसीलिए जो पुरानी किताबें हैं उसमें आपको जो है गया में ये लिखा मिलेगा और नया वाला में आपको मिलेगा जहानाबाद। समझ में आया? लेकिन आपके ऑप्शन में एक ही रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। और मेनली आपको कंसीडर करना है कि ये गया में। कहां बोला हमने? तो ये चारों गुफाओं के विषय में अगर कहा जाए तो पत्थरों को काट करके, क्या कहा? पत्थरों को काट करके और वहां पे लोगों के आश्रय के लिए, मतलब रहने के लिए जो है ऐसे गुफाओं का निर्माण कराया गया था। अब समझिए कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल है कि नहीं?
पत्थर का पूरा चट्टान है, पहाड़ी हिस्सा, और उसको काट काट करके गुफा बनाया जाना। कितने लोग देखे हैं बराबर की गुफाएं, बताइए बराबर कितने लोग हैं? बस इतना ही। आप लोग कम से कम बिहार भ्रमण तो कभी कभी किया करिए। बिहार भ्रमण में भी कह रहे हैं पैसा नहीं है, आ? बिहार सरकार, मतलब बिहार में देखिए कि लोग जो, मतलब एक तो पैसेंजर ट्रेन जो होता है उसमें लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, बिहार में खरीदते हैं। जिनका घर गया होगा, जो यहाँ पढ़े रहे होंगे, कितने लोग गया से हैं बताइए, कितने लोग? कभी कभी ऐसा नहीं हो कि टिकट लेते ही नहीं, पैसेंजर पे बैठे और सीधे वहां पहुंच गए, और अगर है भी तो बहुत कम का, 30-40 रुपए का, ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ तो आप जब पटना से ट्रेन पकड़िएगा तो जो है आपको स्टेशन मिलता है शायद बराबर के नजदीक में, कोई तारेगना या कोई ऐसा, कौन सा बराबर नाम सही है क्या कोई? उसके नजदीक में कोई आपके स्टेशन है, और वहां आप उतर करके जाकर के देख सकते। अरे भाई हमारे लिए धरोहर है, क्यों नहीं देखेंगे? तो 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, बराबर हिल्स में। और इसमें याद रखना एक एक का नाम आपको, ठीक है? एक है, इसका नाम है लोमस ऋषि। क्या बोला हमने? लोमस ऋषि, ठीक है, इस गुफा का नाम है, समझ में आया? फिर एक है आपका सुदामा गुफा, सुदामा केव, इसी नाम से ही ये फेमस है। एक है आपके करण चौपर, ठीक है, और एक है आपका विश्वकर्मा, जिसको कि विश्व झोपड़ी नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 केव्स आपको याद रखना है, जो कि बनाया किसने है? किसने इसका निर्माण कराया? अशोक के द्वारा। कौन से जिला में स्थित है ना? कौन सी पहाड़ियों में है? तो बराबर की, बराबर हिल्स में है, ठीक है ना? तो यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये जो अशोक है, इसके बाद इस मौर्य वंश में कोई वैसा बहुत ही प्रभावी शासक नहीं रहा। बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद रखना है तो एक व्यक्ति का और आपको नाम याद रखना है, जिसका नाम है दशरथ, ठीक है? ये अशोक के पोता है, ठीक है, और इसका नाम क्या बोला हमने? दशरथ। ये दशरथ मांझी नहीं है, कह रहा हूं दशरथ मान दशरथ। और दशरथ से संबंधित बस एक ही सवाल आपसे पूछेगा कि इसने भी जो है वो गुफा बनाया है, और ये जो है आपके नागार्जुन की पहाड़ियों में बनाया गया है। कहां बोला हमने? नागार्जुन। ये जो आपका थोड़ी देर पहले आपने बताया था, जो बराबर की पहाड़ियां थी, उससे लगता है कि लगभग 1.5 किलोमीटर जो है वो दूर है आपका ये। और यहां पर इसने जो है 3 गुफा बनाया है, जो कि नागार्जुन के द्वारा। अब यहां से जो है आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो आपका बनेगा कि नागार्जुन में जो है, या फिर नागार्जुन की पहाड़ियों में जो गुफा का निर्माण कराया गया है, किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा। जबकि अगर यही पूछा जाएगा कि बराबर की पहाड़ियों में, तब आपका उत्तर, तो अशोक ने 4 गुफा का निर्माण कराया, जबकि दशरथ ने कुल 3 गुफा जो है इस नागार्जुन की पहाड़ियों में बनाया। जैसे गोपिका गुफा का नाम ने सुना होगा आपने, है ना? यहां से नेम्स तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन नागार्जुन की पहाड़ियों का नाम जरूर आता है। तो दोनों ही से संबंधित, एक तो अशोक और दूसरा आपका नागार्जुन, याद रखना है। अच्छा, अशोक ने जो गुफा बनाया था, या फिर इसने भी बनाया है, वो आजीविकों को रहने के लिए इसने दे दिया। आजीवक समझ में आ रहा है? आजीवक संप्रदाय की जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, जो बिंदुसार जिसको जो है माना था, तो उसी आजीवक संप्रदाय के लोग जो है, उसी को रहने के लिए जो है इन गुफाओं को उसने जो है वो बनवाया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दशरथ के बाद और कोई नहीं है, कोई प्रतापी शासक। बृहद्रथ जो है इस वंश के आखिरी शासक थे। क्या बोला हमने? हालांकि इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, बृहद्रथ डायनेस्टी जब बताया होगा, तो वो अलग है और ये अलग है। तो बृहद्रथ जो है इस वंश के आखिरी शासक है, और बृहद्रथ के बाद जो है यहां पर इस शासन का अंत हो जाता है, और यहां पे शुंग वंश का जो है स्थापना होता है। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद आपको याद रखना है 3 डायनेस्टी लगातार सीक्वेंस में, शुंग, कण्व और कुषाण। क्या बोला हमने? शुंग, कण्व और कुषाण। आखिरी शासक का नाम हमने क्या लिया था अभी?
बृहद्रथ जो है आपके आखिरी शासक है, आखिरी शासक है इस वंश के। और इसी के बाद जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या बोला हमने? पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है यहां पर है ना एक नया डायनेस्टी बनाया है जिसको कहते हैं शुंग डायनेस्टी। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा यहां पे कि जब तक मौर्य वंश था तब तक जो है मगध जो है काफी मजबूत था, लेकिन मौर्योत्तर काल में मतलब लेटर मौर्य की अगर बात करें तो उस समय अब जो है ब्राह्मण जो है एक तरीके से कहा जाता है कि ब्राह्मण राजवंश ये सब चल रहा है, चाहे शुंग की बात करें चाहे कण्व की। और धीरे धीरे मगध की स्थिति फिर से एकदम कमजोर हो गई और मगध जो है केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था, जो पटना का हिस्सा है ना, केवल यहीं तक सीमित हो गया था। तो इसको बस एक बार आप सीक्वेंस में ध्यान में रखिएगा कि मौर्य वंश के बाद शुंग, कण्व और कुषाण। क्या बोला हमने? क्या बोला? शुंग, कण्व और, तो मौर्योत्तर में आपको याद रखना ये तीन वंश, ठीक है। लेटर मौर्य की अगर बात करें हम तो मौर्योत्तर में तीन वंश, एक तो हमने आपको कहा शुंग वंश, ठीक है, उसके बाद कण्व और उसके कण्व, उसके बाद और कुषाण। ये आपको याद रखना है तीनों सीक्वेंस में। चलिए यहां तक फिनिश कर लेते हैं हम लोग लिख करके, फिर आगे शुंग वंश से चलेंगे, ठीक है। चलिए कहां तक लिखा था आपने? बिंदुसार से लिखना है ना? चलिए बिंदुसार से। चलिए लिखिएगा। बिंदुसार बिकेम द सक्सेसर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन लिख के भेजा है जी? गुलशन उर्फ महावीर सो रहा है सर। मतलब यही तुम लोगों का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है ना? नाम में देख रहा उर्फ लगाया हुआ है एकदम। गुलशन उर्फ क्या लिखा है? महावीर। ऐसे सवाल को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। एक बच्चे का सवाल है, बिहार के कुछ जिले बच गए हैं उनको भी बता दीजिए। जब बिहार ज्योग्राफी शुरू होगा तो रिवर सिस्टम जैसे ही आएगा तो गंगा नदी जैसे ही बहाएंगे एक तरफ से, तो आपका जो बचे हुए जिले हैं ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जितने हम बता चुके हैं जिले, बस उसको आप बढ़िया से याद रखिए। याद है कि भूल गए? पक्का ना? हाँ तो अभी क्लास के एंड में हम पूछेंगे भी, और याद रहना भी चाहिए, ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार मगध का राजा बना, ठीक है। बिंदुसार मगध का राजा बना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। ही बिलीव्ड इन आजीवक सेक्ट, आजीविका या आजीवक सेक्ट। हिंदी वाले लिखिएगा। ये आजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। नेक्स्ट लिखिएगा। डाई मेकर्स द एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस। डाई मेकर्स द एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस।
was lived at the court of बिंदुसार। ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा। डाइमेकस जो एंटियोकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था, ठीक है, एंटियोकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था, ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में मगध आया था। बिंदुसार के शासनकाल में मगध आया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार आस्क्ड टू एंटियोकस, इसमें पूरा गलती है, बिंदुसार आस्क्ड टू एंटियोकस, इसमें तीनों चीज आपको मेंशन करना है। फॉर सम स्वीट वाइन पहले नंबर पर लिखिएगा, सेकेंड नंबर पे ड्राई फिग्स जिसको अंजीर कहते हैं, और थर्ड नंबर पे लिखिएगा सोफिस्ट ब्रैकेट में फिलोसफर। बिंदुसार आस्क्ड टू एंटियोकस, फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा सम स्वीट वाइन, दूसरे नंबर पर ड्राई फिग्स मतलब सूखा अंजीर, और तीसरे में लिखिएगा सोफित यानी कि फिलोसफर। आगे लिखिएगा सोफिस्ट वाज नॉट सेंट बाय देम, सोफिस्ट वाज नॉट सेंट बाय देम, ठीक है, सोफिस्ट यानी कि फिलोसफर, फिलोसफर वाज नॉट सेंट बाय देम। हिंदी वाले लिखिएगा, बिंदुसार ने एंटियोकस से तीन वस्तुओं की मांग रखी। पहले लिखिएगा, पहला नंबर पे मदिरा, दूसरा लिखिएगा अंजीर, और तीसरा लिखिएगा दार्शनिक। ठीक है, इसी में आगे लिखिएगा मदिरा तथा अंजीर मदिरा तथा अंजीर को सीरिया का शासक एंटियोकस ने भेजा, सीरिया का शासक एंटियोकस ने भेजा, जबकि दार्शनिक को नहीं भेजा गया, दार्शनिक को नहीं भेजा गया। ठीक है, दार्शनिक को नहीं भेजा गया। आगे लिखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब बिंदुसार से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं। आगे आपके कौन आएंगे? अशोक, है ना।
सर ये तीनों वस्तु क्यों मांगा था? अब हम राजा तो है नहीं कि हम बताएं क्यों मांगा था। उनके दिलचस्पी रही होगी, ठीक है, कि जो भारत में नहीं है उसको सीरिया से भारत भेजा जाए। चलिए आगे लिखिएगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, अशोक became the emperor of Magad. Ashok became the emperor of Magad in 269 BC. लिख लो लिख लो लिखो। हम तो चेक करते ही रहेंगे, गलती तुमको नहीं करना है, समझ में आया? परीक्षा में तुमको संभालना है, हम तो यहां से बढ़िया से ठोक ठिठा करके भेजेंगे ही, ठीक है। और वहां अगर नहीं संभाल पाओगे ना तो दोबारा बार बार जो है मौका नहीं मिलते रहेगा। लिखा आपने, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंबिसार, अशोक बिकेम द इंपेरर ऑफ मगध इन 269 BC। हिंदी वाले लिखिएगा, बिंदुसार के मृत्यु के बाद, बिंदुसार के मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व में, बिंदुसार के मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक अशोक बना। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिएगा, आफ्टर द 8th year of coronation, after the 8th year of coronation, ठीक है, आफ्टर द 8th year coronation he abandoned the war। देखो ना, पूरा उठा पटक कर दिया इसमें। आफ्टर द 8th year of coronation he abandoned the कलिंग वार, लिखिएगा इसमें, ठीक है ना, वार के पहले कलिंग लगा दीजिए, कलिंग वार। अब देखो 261 हमने लिखाया ही नहीं है ना, इन 261 BC, इसी में आगे जोड़ दीजिए, इन 261 BC। हिंदी वाले में लिखिएगा, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, गूगल ट्रांसलेटर से जो बनाया है, एक तो हम उठापटक करते ही करते हैं, इसमें यह और अधिक कर दिया है, ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग जीतकर मगध में मिला लिया, कलिंग जीतकर मगध में मिला लिया। कलिंग जीतकर मगध में मिला लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही अपॉइंटेड धम्म महामात्र, ही अपॉइंटेड धम्म महामात्र, इसने धम्म महामात्र का नियुक्ति किया था ताकि प्रदेश में जो है पूरा शांति और सद्भाव बनाया जा सके, है ना। ही अपॉइंटेड धम्म महामात्र टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन हिज एम्पायर। लिखिएगा, ही अपॉइंटेड धम्म महामात्र टू प्रमोट पीस एंड
हार्मनी इन हिज एम्पायर। हिंदी वाले लोग लिखिएगा। इन्होंने साम्राज्य में शांति और सद्भावना के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म सद्भावना के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। हिंदी वाले लिखिएगा। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ये मिस कर गया क्या? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। देखो एक बच्चा पूछ रहा है धम्म महामात्रा क्या है सर? धम्म महामात्रा एक जैसे अधिकारी होता है ना, ऑफिसर्स, उस तरीके के व्यक्ति होते थे जो घूम घूम करके अलग अलग क्षेत्र में जाकर के और लोगों को जो है शांति और सद्भावना, मतलब थोड़ा शांति से रहो, लड़ाई झगड़े नहीं करो, है ना, धार्मिक विवाद नहीं होना चाहिए, ये सभी जो है वो सिखाने का काम करते थे। ठीक है, आगे लिखिएगा। In the Bhabru inscription, Ashoka has been depicted as the king of Magad. In the Bhabru inscription, Ashoka has been depicted as the king of Magad. चलिए लिखिएगा। भाब्रू अभिलेख के साथ ब्रैकेट में राजस्थान कर लीजिएगा। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ही बिल्ट 4 caves इन बराबर हिल्स। He built 4 caves in बराबर हिल्स, और वो चारों का नाम आपको यहां से लिखना है। कहां बताया जी? ठीक है, इसमें चारों का नाम यहां से आप नोट डाउन करिएगा। एक है आपके लोमस ऋषि, एक है सुदामा केव्स, और एक है आपका करण चौपर, और एक है आपका विश्वकर्मा। ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा। ठीक है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। पहला लिखिएगा आप लोग, लोमस ऋषि।
ठीक है, लोमस ऋषि, ठीक है, फिर लिखिएगा सुदामा गुफा, फिर आपके हैं करण चौपर, और एक है आपका विश्व झोपड़ी, या इसी को विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चारों आपको लिखना है। इसी में एक लाइन लिखिएगा, लिख लिया आपने चारों? लिखिए पहले, इसमें लिखिएगा अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण, अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए बनवाया। ठीक है, अशोक बिल्ट these caves for the residence of आजीवक। आगे लिखिएगा आप लोग इसी में, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और बचा हुआ है, लिखिएगा हिंदी वाले, दशरथ के द्वारा, दशरथ के द्वारा दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में, नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। तीन गुफाओं का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, बराबर की गुफाएं तथा, बराबर की गुफाएं तथा नागार्जुन की गुफाएं दोनों वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है। दोनों वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है। ठीक है, अच्छा 3 गुफाएं के बारे में हमने बताया, अभी 3 गुफाएं आपने लिखा था इसमें कि नहीं? कोई बात नहीं समझ तो गई होगा ना, यहां से अभी तक ये तो नहीं पूछा गया है कि 3 है कि 2 है, लेकिन आपको ध्यान में बस इसको रखना है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, नागार्जुना caves was built by King Dashrath. It is located in Gaya district. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। हिंदी वाले भी साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है, बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से कल मिलेंगे। और ये जो हिस्सा चल रहा था यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते, इसलिए हमने थोड़ा बता भी दिया इतना।
गुप्त काल को बहुत तेजी से निकालेंगे और मेडिवल बिहार को भी एक क्लास में खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न बिहार की तरफ। चलिए, तो इतना ही आज की क्लास के लिए। हम लोग कल मिलेंगे, है ना, अगले क्लास में। क्या कोई सवाल है क्या? शासक दशरथ एक राजा था, हाँ। राजा का नाम है दशरथ। नागार्जुन की पहाड़ियों में उसने गुफा बनाया था, बस ये है। देखे तो जी, बिहार के कुछ जिले, लिखवाने का तरीका। ओके, गुलशन महावीर। यार तुम लोग का सवाल ऐसा ऐसा रहता है कई बार, बताओ।